नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। बिहार में 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभाओं का करेंगे प्रदर्शन। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी कर रहे थे लीक। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा, 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात खेलो इंडिया की। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभाओं को पहचान देने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आज शाम वर्चुअली संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। इन खेलों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बिहार के 5 शहरों सहित दिल्ली में आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन को लेकर तैयारी भी लगभग पूरी है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधा से लेकर खेलों से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं हर जगह जाके उसका इंस्पेक्शन भी किया गया है, उनका सुझाव भी दिए गए हैं। तो सारे तैयारी हम लोग सारे विभाग, बिहार सरकार का सारे विभाग मिलके इसका तैयारी किए हुए हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सहित लगभग 10,000 लोग शिरकत करेंगे। ऐसे में कोशिश की गई है कि देश भर से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। फैसिलिटीज तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और अब सेफ्टी भी अच्छी है और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और मतलब आशा करूँगी आगे भी चलता रहे। अभी तक कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी है, बस भी है वहाँ से होटल से यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि बहुत ठीक ठाक है सब कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण है। खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में होगा। वहीं कुछ खेल दिल्ली में भी आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच सज चुका है और बिहार तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए। पूरे देश भर से 8,500 से अधिक एथलीट यहां अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इन खेलों को लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कोशिश यही है कि हर मोर्चे पर तैयारी पूरी रखी जाए ताकि खिलाड़ी यहां से एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर वापस लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और अब एक बड़ी खबर पंजाब से। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में कथित भूमिका के लिए 2 व्यक्तियों, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह के माध्यम से उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध हैं। वहीं इस घटना पर अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा है कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के बारे में जानकारी मिली थी, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जानकारी लीक कर रहे थे। हमने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफी डेटा बरामद किया है।
हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दो इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के दो इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की। ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर की हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। और इधर राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थीं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। इन व्यक्तियों ने कबूल किया कि वे एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पहले ही मदरसा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है और 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी विरोध या अव्यवस्था से निपटा जा सके। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मदरसों पर एक के बाद एक बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में चारमीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की मांग की। भाजपा नेता T उमा महेंद्र ने तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी से पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों में आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि शहर उनके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी घर घर जाकर पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। तेलंगाना सरकार से अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं हैदराबाद में जितने भी आतंकवाद हमले होते हैं, देश में हर कोने कोने में आतंकवाद हमले होते, परंतु वो लोग आकर हैदराबाद से अरेस्ट करके ले जाते। तो यहाँ पे हैदराबाद एक सेफ जोन हो गया उनके लिए। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी से, तेलंगाना सरकार से मांग करता हूँ कि वो लोग पूरे तेलंगाना में कार्डाउन सर्च का निर्वहन करके घर घर जाकर उन्हें आइडेंटिफाई करें और पाकिस्तानियों को वापस भेजें। और अब एक हादसे की खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, SDRF, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें।
Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात बिहार की चुनावी राजनीति की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बैठकों का दौर जारी है। तो रविवार को पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस समेत 6 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि पहले 70 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस ने अब 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाम दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 20 मई को मजदूरों के सवाल को लेकर गठबंधन भारत बंद करेगा। इस दौरान महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। मुख्य उद्देश्य ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे। ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। ये आप जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं उनकी बातें सुन रहे थे। इन सब पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन है ही नहीं, सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इंडिया अलायंस है तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है। और अब अगली खबर, वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भारत से भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष वहां लाए गए हैं, जिन्हें थान ताम पैगोडा में प्रदर्शित किया गया है। शनिवार को पहले ही दिन करीब 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अवशेषों के दर्शन किए। तो वहीं आज दूसरे दिन भी काफी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। थान ताम पैगोडा का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। तो कितने दिखे यहाँ के लोग उत्साहित, देखिए इस खास बातचीत में। वियतनाम के थाम पैगोडा के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। पहले दिन जहां 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन किए, तो वहीं दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे से लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए, जो भारत से लाए गए हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे साथ में बात करते हैं। We wish that the Buddha support and bless us for our country and our people. Behind us, there's 1,000 people. They came here to pay homage for the relic of Buddha. This is a very scary area, and also in Tan Tam Pagoda in Vietnam. The first time in Vietnam, all of the people want to see one time to see the Buddhist religion in their life. वियतनाम में लंबी लंबी कतारें सुबह 4:30 बजे से इसी तरह से लगी हुई हैं। लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कितना श्रद्धा और उल्लास का माहौल इस समय वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, वियतनाम। और आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से आज देश भर में नीट UG की परीक्षा का आयोजन किया गया।
इस दौरान ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों ने कलबुर्गी के सेंट मैरी स्कूल में स्थित एक NEET परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल परीक्षा में शामिल होने गए एक अभ्यर्थी श्रीपद पाटिल से उनका जनेऊ उतरवा दिया गया और फिर उसे परीक्षा देने की अनुमति दी गई। उसको जानवर निकल के बाहर दे के बोल के भेजे, वो बच्चा मैं एकदम नहीं देता, पापा जानवर नहीं काटता बोल रहा था। वो काट के भेजे, वो मेरे हाथ के, मैं गेट के बाहर था, मेरे को अंदर जाने को नहीं छोड़े अंदर कोई। और अब बात पवित्र चार धाम यात्रा की। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आज भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। तो मंदिर परिसर का नजारा कैसा है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर के मुख्य पुजारी ने विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने शुभ कार्य से पूर्व किए जाने वाले घोड़ा नृत्य कर और लोकगीत गाकर मंगल कामनाएं की। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर परिसर में सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू किया गया और 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस खास अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर टिहरी राजवंश की खास भूमिका रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के दीपक का तेल टिहरी राज परिवार के द्वारा ही पिरोया जाता है। वहीं टिहरी राज परिवार के ठाकुर भवानी प्रताप सिंह का कहना है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि टिहरी राज दरबार से शुरू होती है। परंपरा है कि भगवान का जो गाड़ू घड़ा तेल जो है और जो कपाट उद्घाटन की तिथि होती है वो राज दरबार से निकाली जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा से मिलन होता है, यहाँ की अनुभूति तो बयान ही नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कपाट खुलने के बाद से करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुँचे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में
नंबर 1 में रहे। 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात वेव्स 2025 की। मुंबई में 4 दिवसीय वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आज अंतिम दिन है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन जगत को एक साथ मंच प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन में देश के दूर दराज के इलाकों से प्रतिभाएं आई हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस मौके पर डीडी न्यूज ने क्रिएशन इंडिया चैंपियनशिप चैलेंज बर्ड्स आई व्यू के विजेताओं से भी बातचीत की है। मैं यहाँ आया, यहाँ मुझे नए नए डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। इतने डायरेक्टर कुछ प्रोडक्शन हाउस इंडोनेशिया से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, तो उनके साथ बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जो वेव्स ने जो यहाँ पे दिया है, इतनी एरिया जो मुझे मिला है। लाइक लोग पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ कितना पे किया है, मतलब इस स्टेज के लिए। हमने कहा ये हमको वेव्स से मिला है हमको। और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में हैंड पेंटेड और डिजिटल फिल्म पोस्टर चैलेंज के विजेताओं ने आइकॉनिक फिल्म जाने भी दो यारों को अपनी नई सोच से फिर से जीवित कर दिया। कला की नई उड़ान को वेव्स 2025 के तहत शानदार मंच मिला। प्रतिभागियों का वेव्स के मंच पर कैसा रहा अनुभव, इस पर बातचीत की हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने। सिनेमा ना सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि काफी प्रेरित भी करता है आर्टिस्ट को, कलाकारों को, और उसी की झलक हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर चुनौती थी हैंड पेंटेड फिल्म पोस्टर्स बनाने की और साथ ही डिजिटल भी, और किस तरह से हमारे युवाओं ने, हमारे आर्ट स्टूडेंट्स ने उसे कर दिखाया, उसकी झलक है ये विनिंग पोस्टर्स। आखिरी चुनौती के लिए एक ही फिल्म दी गई, जाने भी दो यारो। किस तरह से इन युवाओं ने उसको अपने हाथ से कलर करके एक बार फिर कैनवस पर उतारा, उसकी एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से ये पूरे जो आपका चैलेंज था उसे क्रिएट किया गया, जो कि हैंड पेंटेड पोस्टर्स अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। जो नॉस्टैल्जिया है वो हमेशा जिंदा रहता है। एंड डिस्पाइट द डिजिटल एंड द एआई मीडियम जो आ गया है, एंड एक पोस्टर का मकसद होता है प्रमोशन करना एक फिल्म के बारे में। आर्ट के साथ एक टैक्टाइल बड़ा एक फील होती है, इंसान करना चाहता है, कलर्स के साथ खेलना चाहता है। सो वी हैड एक्चुअली 2 डिफरेंट चैलेंजेस। एक चैलेंज था डिजिटल पोस्टर्स बनाने का और एक चैलेंज था हैंड पेंटेड पोस्टर्स बनाने का। डिजिटल पोस्टर्स के लिए टॉप 50 पोस्टर्स सिलेक्ट हुए, 600 से ऊपर पोस्टर्स आए ऑल ओवर इंडिया से, एंड दे डिस्प्लेड एज अ स्लाइड शो। बट जो हैंड पेंटेड हैं वो डायरेक्टली हमने इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करा था। विथ ऑल द सबमिशंस रिसीव्ड, 4 इंस्टीट्यूट्स में से 10 लोगों को यहाँ पे एज फाइनलिस्ट बुलाया गया, 3 घंटे का टाइम दिया गया, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैचलर और मास्टर्स के हों, एनिमेशन या फाइन आर्ट के हों। इन लोगों ने यहाँ पर एक ही फिल्म जाने भी दो यारों पे, जो इनकी उम्र से बहुत पहले आई हुई है, सो वी हैड गिवन देम अ वीक इन एडवांस, सो दे वर एबल टू रिसर्च ऑन इट। बट वो इस रिसर्च को कैसे कंडेंस करके उन्होंने कैनवस के ऊपर उतारा है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, और जो पोस्टर की पर्पस होता है क्योंकि वो एक विजुअल कम्युनिकेशन है। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा क्रिएट इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का, एंड वेव्स जैसा मंच आपको? हमें इतने सारे आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, एंड स्पेशली ये मूवी देखकर लाइक हमें जो पता चला कि पुरानी जनरेशन एंड आज की जनरेशन एक ही प्रॉब्लम से गुजर रही है, एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि जो पार्ट ऑफ द सिस्टम जिनको सुधारना चाहिए वो करप्ट सिस्टम का ही पार्ट बनते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेकर और यहाँ पर अपने इतने सारे लोगों से मिलने का? यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, जैसे कि न्यू प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लीडर से लेके बॉलीवुड स्टार्स तक का मिलने का सफर बहुत अच्छा था। ये तो सीजन 1 है, सीजन 2 के लिए भी कुछ तैयारियां, कुछ सोचा है कि अगली बार और जोश के साथ करेंगे, हिस्सा लेंगे? इतना सारा चैलेंज, जैसे कॉमिक है और वो VR है, गेमिंग है, इस सब में अगली बार करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मेरा काम आके देख रहे हैं। आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को वेव्स का इतना अच्छा मौका मिला इधर आने का, तो मैं कुछ नया क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आगे डेस्टिनेशन कहाँ तक जाएगी, कैसी होगी। बट इन द बिगिनिंग ऑफ माई आर्ट करियर आई केम टू नो अबाउट वेव, आई मेट वेव, सो इट इज़ गिविंग मी होप, इट इज़ टेलिंग मी कि हाँ आगे और रास्ता है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई विल फाइंड माई वे।
और अब तैयार है ये अपनी प्रतिभा के साथ दुनिया के सामने जाने के लिए। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यकीनन इन सभी बच्चों के लिए एक लॉन्च पैड साबित हुआ है और अब तैयारी है सीजन 2 की। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मुंबई। और वेब समिट के चौथे दिन दर्शकों की भीड़ जुटी क्रिएटर्स फेयर में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के विजेताओं ने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरत में डाल दिया। ट्रूथ टेल हैकाथॉन के विजेताओं को चुनौती मिली थी फेक न्यूज़ को पकड़ने की। अब वो तैयार हैं अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 से जुड़े तमाम देश और दुनिया भर से आए इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, वो तमाम ड्रीमर्स जो इस वक्त कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को लेकर पहुंचे यहाँ पर। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो कि ना सिर्फ एक प्रतियोगिता बल्कि एक लॉन्च पैड साबित हुआ उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं अपने दिमाग के जरिए। हमारे साथ इस वक्त ट्रूथ टेल हैकाथॉन के विनर्स हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा वेव्स समिट के जरिए इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 में पार्टिसिपेट करने का? बहुत ही वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है वो तो। ऑफ कोर्स एक जगह पे इतने सारे क्रिएटर्स हैं तो बहुत ही बड़ी बात है और उनसे मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और बड़ी बात है। आपने जो सोल्यूशन बनाया इस समस्या को लेकर वो क्या था? सो बेसिकली हमारी टीम का नाम यूनिक्रॉन है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है अन्वेषा नाम से। आपने देखा होगा कि एआई में फेक न्यूज़ और फेक इमेजेस, डीप फेक वगैरह कितनी प्रेवलेंट है। उसका ही हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि उस चीज़ को देख के समझ सके और विजुअली समझ सके कि क्या चीज़ें फेक हैं, क्या रियल है। आपका वेव्स में पार्टिसिपेट करने का, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का कहाँ से आप लोग आए? हम लोग सब दिल्ली से आए हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी 4th ईयर के अंदर है। जैसे भी हमारा एक्सपीरियंस था, हमने देखा बाकी भी क्रिएटर्स आए हुए हैं, सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का कि हम बाकी क्रिएटर्स से भी मिल सके एंड जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसे भी हम एक स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर सके। ये सीजन 1 था, अब तैयारी अगले सीजन की भी हो रही है। किस तरह इस बार की चुनौतियां आपको लगी कि क्या और चुनौतियां हैं इस वक्त आपके दिमाग में, आपको लगता है कि आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? हमारे लाइक सॉल्यूशंस की बात है तो हम जैसे हमने फैक्ट चेक जो बनाया था उसका एक लाइक मॉडल था जिस मॉडल को लाइक हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे लाइक इजीली एक्सेसिबल रहे, लाइक एक नॉर्मल बंदा भी उसको यूज़ कर पाए। सो हमने वो उस पर ज़्यादा फोकस किया और एज वेल एज हमने एक स्पीच मॉडल का भी यूज़ किया था। लाइक कोई भी उस पर स्पीच अपना कोई भी रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ करके उसको फैक्ट चेक कर पाए कोई भी इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन को। किस तरह से एक इंटरेक्शन रहा और आगे के सीजन 2 के लिए क्या तैयारी है आपको? क्या कुछ ऐसे आप कुछ निकल कर आया कि इस पर अब मैं बनाना चाहूँगा आगे? सो बेसिकली इस बार से हमने ये सीख मिली है कि काफ़ी प्रॉब्लम आई डिप्लॉयमेंट के टाइम, तो हमने काफ़ी ट्राई करा कैसे डिप्लॉय करना है। फर्स्ट टाइम हमने एश्योर ट्राई करा देन बट स्टिल हमने उसको डिप्लॉय सक्सेसफुली करा। काफ़ी एरर्स का सामना करना पड़ा एंड मेन चीज़ यही है यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी बिल्ड हुए जो इन फ्यूचर हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं एंड स्टार्टअप भी हम ट्राई कर सकते हैं। या तो ट्रूथ टेल हैकाथॉन एक तरह का लॉन्च पैड साबित हुआ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इन युवाओं के लिए जो अवसरों की तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म इन्हें मिला। फेक न्यूज का एक ऐसा मेनेस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सोल्यूशंस बनकर तैयार हुए हैं जरूर इसको कम करने में अहम साबित होंगे। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आज अंतिम दिन है। इस सम्मेलन में कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप में क्रिएटर स्फेयर की चर्चा रही। वेब्स 2025 स्टोरी टेलिंग और शानदार दृश्यों के उच्च ऊर्जा प्रदर्शन में शौकिया और पेशेवर दोनों प्रतिभाओं को स्पॉटलाइट करके भारत के कॉमिक बुक उद्योग को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। तो डीडी न्यूज़ की संवाददाता श्यामा मिश्रा ने इस विषय पर विजेताओं से खास बातचीत की। वेब समिट में हम क्रिएटर्स फेयर में हैं जहां पर कॉमिक्स को एक डेडिकेटेड कोना दिया गया है। आपको दिखाएं हम यहां पर तो हर चीज़ जो कॉमिक्स से रिलेटेड है यहां पर प्रदर्शित की गई है। एक तरीके से रिवाइवल करने की कोशिश है कॉमिक्स को, क्योंकि एक ये लॉस्ट आर्ट होते जा रहा था। हम यहां पर जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस में से एक चैलेंज है कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप, उनके विनर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या आपने क्रिएट किया है? इस वेव समिट को कैसे देखते हैं आप? वेव्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें अपने टैलेंट को दिखाने का जो मौका मिला है उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं। यहाँ से हम लोग जो इंडिया के जो युवा है जो
अभी वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनको हम लोग वापस अपने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इसमें ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं। एंड वहाँ से हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा स्टोरी है कालकीन पिल ऑफ द नॉर्थ। तो मैं हूँ सुवजित पाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और ये विवेक प्रधान, इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो हम दोनों ने इसमें काम किया। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइक सिद्धि कम्युनिटी। दिस इज लाइक अ माइनर कम्युनिटी इन इंडिया जो बाहर से आए थे और यहाँ पे लाइक धीरे धीरे थ्राइव करने लगे। तो ये स्टोरी जो है ये कश्मीर में बन रहा है। कई सारे यंगस्टर्स और बड़े लोग भी आ रहे हैं। हमारा कॉमिक देखने के बाद उनको भी आइडिया आ रहा है, और वापस से जो पहले बचपन में कॉमिक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पेपर, न्यूज़पेपर्स में, उनको दोबारा स्टोरीज लिखने का, पढ़ने का मन कर रहा है। तो हम लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वेव्स के इस यहाँ प्लेटफॉर्म में कि हम लोग अपना स्टोरीज उनको बता पाएँ, और वो हमारा उनका हमको बता रहे हैं। तो ये सारा आपके 10 विनर्स का कंपाइलेशन है। सुपर 10 बनाया गया है जिसमें 5 प्रोफेशनल्स एंड 5 एमेचर्स की जो काम है उनको एकत्रित करके एक कैटेगरी, एक बुक में लाया गया है। और उम्मीद यही है कि यहाँ से कॉमिक्स के लिए, रीडिंग के लिए एक नई शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और वेब्स 2025 में इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस में एक से बढ़कर एक इनोवेशन देखने को मिला। इस दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं से हमारे संवाददाता ने ये खास बातचीत की। हम यहाँ वेव समिट पे चौथे और आखिरी दिन पर हैं और कई सारे अमेजिंग टैलेंट जो हैं वो सामने आए हुए हैं। ऐसा ही एक चैंपियनशिप था इनोवेट टू एडुकेट, जिसमें बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं, हैंडल डिवाइसेस, जो डी एडिक्शन के लिए खास करके जाना जाता है और साथ ही लर्निंग के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने क्या क्रिएट किया है, क्या है आपकी कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस कैसा रहा समिट में? हमने एक एडुस्पार्क नाम का डिवाइस बनाया है जो कि बच्चों को उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी रिटेंशन। और इसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरेक्टिव गेम्स डाले हैं जिससे कि वो एंगेजिंग बने। हमने एक एलईडी डिवाइस बनाना है जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और बच्चा यहाँ पे फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को विजुलाइज भी कर सकता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, अलग अलग तरीक़ों से क्या इफेक्ट आएगा। अब ये हमारा डिवाइस रहेगा एलईडी स्क्रीन पर, ओलेड स्क्रीन पर, जिससे कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हट जाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी थी बिकॉज़ इसका कोई भी हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है इंडिया में एंड और वर्ल्ड में भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको देखकर इसका इनोवेशन किया जा सके या इसको रिप्लिकेट किया जा सके। सो ये एक लीप सा नया इनोवेट टू एजुकेट हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये 1800 प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद 8 टीमें यहाँ खड़ी हैं हमारे सामने, जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग को एड्रेस कर रही है, अलग अलग कंसर्न को एड्रेस कर रही है हमारी कंट्री। इनोवेट टू एडुकेट जो चैलेंज है, जैसा मैम बता भी रही थी, वो उसे एड्रेस भी कर रहा है, साथ ही क्रिएटिविटी को भी सामने ला रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। वेब्स 2025 में एवीजीसी एक्सआर सेक्टर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रचनात्मकता को खत्म नहीं बल्कि और सशक्त बना रहा है। भारत के कलाकार और स्टूडियोज कैसे इस बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट देखिए। एआई के दौर में एवीजीसी एक्सआर सेक्टर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जहां तकनीक और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। वेव्स 2025 में ब्रियाना यारहाउस, प्रामिता मुखर्जी और संजय खिमेसरा जैसे विशेषज्ञों ने इस बदलाव पर चर्चा की। साफ संदेश था, एआई कोई खतरा नहीं बल्कि एक सहायक उपकरण है। I feel that India has amazing talent
and we are storytellers, we are born storytellers, and animation is a natural sector for us. We have seen ages where shadow drama and so many stuff, even temples and all, were utilizing certain things which now animation uses as a illusion. So this is definitely a field where India can thrive. भारत अपनी प्रतिभा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दौड़ में अग्रणी बनने को तैयार है। When I was just part of the competition to look at the short films for animation, the professional and the student ones, and the work that's being done is stellar. Really attracts me to the work is when we tell stories that have a human perspective to them, and also tell something that has a cultural perspective to it, because we all as humans can connect with those stories. So when I look at the work that's being done, it is amazing trying to find out the next big talent, the next thing that, because they need stories, and India has stories. जहां कुछ लोग नौकरियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं पैनल ने भरोसा दिलाया कि रचनात्मक भूमिकाएं पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेंगी, बल्कि इनकी मांग और बढ़ेगी। पैनल ने उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को जरूरी बताया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम, मेंटरशिप और नियमित संवाद पर जोर दिया। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वेव्स 2025 में भारत गेमिंग पेविलियन ने भारत की गेमिंग शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करता ये पेविलियन तकनीक और नवाचार का संगम है। पीएम ने स्वयं पेविलियन का दौरा किया और गेम डेवलपर्स और युवाओं से संवाद किया। तो तपस भट्टाचार्य की ये एक और रिपोर्ट देखिए। वेव्स 2025 में भारत गेमिंग पवेलियन ने भारत की वैश्विक गेमिंग क्षेत्र में बढ़ती ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। करीब 2500 वर्ग मीटर में फैला ये पवेलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को साकार करता है, जिसमें भारतीय गेमिंग को विश्व मंच पर ले जाने की परिकल्पना है। भारत गेमिंग पवेलियन जो हमने बनाया है, उसका जो आइडिया था कि इंडियन भारतीय कल्चर से हम उससे कुछ डिराइव करें एंड उसको यही कहानियां हम अपने गेम्स के थ्रू दुनिया में ले जाएं। सो दैट वाज द आइडिया। गेमिंग को इंडिया में एक महत्व दिया गया है एंड दैट इज वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अत्याधुनिक गेमिंग तकनीकों के जरिए ये प्रदर्शनी दिखाती है कि कैसे भारत इनोवेशन को इमर्सिव स्टोरी टेलिंग से जोड़कर विश्व स्तरीय अनुभव दे रहा है। ड्रीम स्पोर्ट्स द्वारा स्थापित और क्राफ्टन, नजारा, जियो गेम्स तथा एक्सबॉक्स जैसी अग्रणी कंपनियों द्वारा समर्थित ये पवेलियन भारत की डिजिटल क्षमता का उत्सव है। EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग वित्त वर्ष 2029 तक 9.2 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें अगले 3 वर्षों में करीब 2.3 अरब डॉलर का निवेश संभावित है। ये उद्योग पहले से ही 2 लाख से अधिक भारतीयों को रोजगार दे रहा है और अगले कुछ वर्षों में 2 लाख नई हाई स्किल्ड नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वेव्स के गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। यहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आए हैं। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और भारत इस क्रांति में आगे बढ़ने वाला है। ये जो गेमिंग रेवोल्यूशन है वो यहाँ मुंबई से ही शुरुआत होने वाली है। मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि यहाँ से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए ये गेमिंग इंडस्ट्री को तैयार होना पड़ेगा। क्या आप आशीष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने इसराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया है। हूतियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का ये हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इजरायली सेना IDF ने मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तो हमले में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ और हवाई अड्डे पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई है। और इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हुए मिसाइल हमले के बाद एयर इंडिया के विमान को अबू धाबी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। यह फ्लाइट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी। दरअसल फ्लाइट AI 139 बोइंग 787 फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक निर्धारित लैंडिंग से लगभग 1 घंटे पहले इजराइल के तेल अवीव की वो घटना घटी।
लौटते हैं अपने देश की खबरों की तरफ। एक और बड़ी खबर, नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में 550 से भी अधिक शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा के लिए 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कराई गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद दिल्ली में एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से बात की है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब स्ट्रिक्टनेस काफ़ी थी, चेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हुई थी और एग्ज़ाम भी इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। फिजिक्स का पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट बायो और केमिस्ट्री अच्छा था। पेपर का लेवल इजी था। लास्ट ईयर बायोलॉजी वाज डिफ़िकल्ट, इस बार ठीक था। लास्ट टाइम जहाँ मेरा सेंटर था उसमें और यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तब वहाँ भी स्ट्रिक्टनेस थी और यहाँ भी स्ट्रिक्टनेस थी लास्ट टाइम जितनी। हाँ, लेकिन पेपर का पैटर्न पेपर बहुत डिफरेंट आया था पिछली बार से। सेल्फ स्टडी की थी, घर पे खुद से पढ़ाई की थी और फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी था। जैसी इनकी सिक्योरिटी है और जैसा इनका सारा करिकुलम है बहुत ही अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है। अंदर बहुत ही अच्छा डेकोरम था, डिसिप्लिन था अंदर। और अब बात एक बार फिर से खेलो इंडिया की करते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि ज़मीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आज उसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन कुछ ही देर में करने वाले हैं। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। यह पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हो रहे हैं। इन खेलों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बिहार के 5 शहरों सहित दिल्ली में आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन को लेकर तैयारी भी लगभग पूरी है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधा से लेकर खेलों से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं हर जगह जाके उसका इंस्पेक्शन भी किया गया है, उनका सुझाव भी दिए गए हैं। तो सारे तैयारी हम लोग सारे विभाग, बिहार सरकार का सारे विभाग मिलके इसका तैयारी किए हुए हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सहित लगभग 10,000 लोग शिरकत करेंगे। ऐसे में कोशिश की गई है कि देश भर से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। फैसिलिटीज तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और अब सेफ्टी भी अच्छी है और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और मतलब आशा करूँगी आगे भी चलता रहे। अभी तक कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी है, बस भी है वहाँ से होटल से यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि बहुत ठीक ठाक है सब कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण है। खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में होगा। वहीं कुछ खेल दिल्ली में भी आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच सज चुका है और बिहार तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए। पूरे देश भर से 8,500 से अधिक एथलीट यहां अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इन खेलों को लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कोशिश यही है कि हर मोर्चे पर तैयारी पूरी रखी जाए ताकि खिलाड़ी यहां से एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर वापस लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, पटना। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे आपको कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धति